इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड वीडियो है भाई। सेकंड वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कौन सा बोल रहा? ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो लेंथ है और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने मान लिया मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है जी। लेंथ बढ़ने से क्या होगा? कंडक्टर के एटम सीरीज में आएंगे। ठीक है। और जब एटम सीरीज में आएंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से एटम्स पैरेलल में आते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम से कम हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। 100% समझ आ गया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आ गया यहां रो। इसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है तब उसके रेजिस्टेंस को उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहां तक समझ आ गया? अब ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है ओम, जिसे कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल का नाम है कैपिटल ओमेगा। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मीटर स्क्वायर है। तो यहां से रो की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। रो इज इक्वल्स टू आ गया R इंटू ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस ओम जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो भाई साहब ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? 100% समझ आ गया? अब रेजिस्टिविटी पर किस किस चीज का इंपैक्ट पड़ता है? रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस चीज पर करती है? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है। और रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? स्ट्रेन कितना पैदा हुआ अगर मैंने उस पर खिंचाव लगाया। कंसेप्ट क्लियर? तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बट इट डिपेंड एट टेम्परेचर, स्ट्रेन एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? अब रेजिस्टिविटी के उल्टे को कहते हैं कंडक्टिविटी, जिसे सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर, तो 1 ओम को लिख सकते हैं आप मोह पर मीटर। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? तो याद रखिएगा, कंडक्टिविटी कंडक्टर की ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की ज्यादा होती है। सेम एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1/ओम, मतलब मोह इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मोह। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को?
एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है यहां से, क्या मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर इसे मैं सर्कुलर करने के बाद इसके डायमीटर के अलोंग वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर देता हूं। जबरदस्त क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जो कि मेडिकल के कुछ पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीटीयू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर फिजिक्स ऑप्शन पढ़ते हैं आप वहां पर। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की सादगी देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चे 99% गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ L length wire becomes circular and potential difference is applied across its diameter, then what will be the final resistance? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इनिशियल रेजिस्टेंस कैपिटल R मान लेना है। क्या मान लेना है? कैपिटल R मान लेना है। दिमाग लगाइएगा, लेंथ आधी यहां चली गई L/2, आधी लेंथ यहां चली गई L/2, तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर चला गया, क्योंकि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जब लेंथ आधी हुई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया, तो आधा रेजिस्टेंस यहां आ गया, यहां भी रेजिस्टेंस R/2। अब आप ध्यान दो, ऊपर वाला रेजिस्टेंस ये है और नीचे वाला ये है और दोनों के दो टर्मिनल आपस में कनेक्ट है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो नेट रेजिस्टेंस 1/R/2, R/2। यहां तक सोल्व कीजिए जरा जल्दी फास्ट और कैलकुलेट कर लो। किसी बच्चे में सोल्व? तो यहां से R' कितना आ गया? 2/R प्लस 2/R मतलब 4/R, तो R' कितना हो गया? R/4, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे जरूर, ठीक है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं आपको अच्छा ही बताओ, वैसे तो सीबीएसई इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, ना आईएससी बोर्ड देगा, लेकिन आपको आने चाहिए क्योंकि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-4 टैक्ट सीख लो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के। देखो जरा किस तरीके से सीरीज में रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपली जुड़ते हैं अलजेब्रिक सम के मुताबिक, ठीक है। अगर एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज। पैरेलल में कैसे जुड़ता है? जैसे कि दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों के एक दूसरे टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पहचानने का तरीका है, दोनों रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो तो आप उन्हें पैरेलल कहेंगे। अगर 3 है तो 3 के आपस में सारे टर्मिनल कनेक्ट हो, तब ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। यहां से नेट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे? 1/R दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/। मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टेंसेस होते हैं कहीं भी पैरेलल में, तो शॉर्टकट में नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे आप। नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ रेजिस्टेंस ऊपर और सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस नीचे, ये आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया। एक बिना कैलकुलेट करे आंसर लिख देंगे। अगर दो बराबर मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ते हैं तो नेट आंसर उनका हाफ होता है। अगर 4-4 ओम के नेट रेजिस्टेंस होंगे, 4 का है 4 का है, तो आंसर 2 आएगा। अगर 6-6 है तो आंसर 3 आएगा। आंसर क्लियर? शॉर्टकट में हो गया, आधा समय बच जा, अदरवाइज आप सोल्व करने के लिए बैठ जाओ इन चीजों को। अब अगर n रेजिस्टेंसेस इक्वल मैग्नीट्यूड के सीरीज में कनेक्ट हैं तो आंसर कितना होगा? NR। एक रेजिस्टेंस R का है और n रेजिस्टेंसेस सीरीज में। ऐसे ही पैरेलल में अगर n है और सभी R ओम के हैं तो नेट रेजिस्टेंस होगा R/n। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए जरा जल्दी साथ साथ। If n resistances of equal magnitude, if n resistances of equal magnitude are connected in series and then in parallel, are connected in series and then in parallel, what will be the ratio of net resistance?
व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस की क्या रेशियो होगी। पहले सीरीज में रखे गए, उसके बाद पैरेलल में रखे गए, तो जो सीरीज का नेट आंसर आया और जो पैरेलल का नेट आंसर आया दोनों की रेशियो क्या होगी, क्वेश्चन ये कहता है। जरा ध्यान दीजिएगा, सीरीज में होगा एन आर, पैरेलल में क्या होगा आर बाय एन आर अपॉन आर बाय एन, एन स्क्वायर बाय 1, ये आंसर है। सौ प्रतिशत समझ आ गया, पक्का? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। 100% समझ आ गया, ठीक है। अब इससे अगले टॉपिक पे चलो, ठीक है जी। भाई मैं आपको दे देता हूं रेजिस्टेंस 1 2 3 और कहा कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ फिगर इफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ आर मैग्नीट्यूड, अगर हर एक रेजिस्टेंस आर मैग्नीट्यूड का है तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आप दिमाग लगाएंगे ऐसे सर्किट के अंदर जितने ओपन सर्किट में इधर रेजिस्टेंस होंगे और जितने ओम के होंगे उतने ही इधर होंगे और उतने ही ओम के होंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग सोर्स हो चाहे डीसी सोर्स हो, मतलब सोर्स ऑफ वोल्टेज या तो इस तरफ लगाया जाएगा या इस तरफ लगाया जाएगा। अगर दोनों तरफ लगाया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो मैंने मान लिया मैं इस तरफ लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां से करंट चलना स्टार्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव इधर लिया है, नेगेटिव इधर लिया है, अपने दिमाग में लिख कर नहीं दिखाना आपको बिल्कुल भी। यहां से करंट चला, इसके बाद करंट नहीं जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट में करंट दाखिल नहीं होता जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता, तो करंट यहीं से मुड़ जाएगा। तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस को नेग्लेक्ट कर दूंगा और आंसर में सबसे पहले जो फिगर मैं बनाऊंगा वो फिगर ये होगी। आर आर आर, फिर जहां वोल्टेज सोर्स में लगाऊंगा उसके सबसे दूर के पॉइंट से मैं इसे सोल्व करना स्टार्ट करूंगा। इसका सबसे दूर का पॉइंट ये है। फिर मैं ध्यान दूंगा कि ये रेजिस्टेंस किस तरीके से दूसरे रेजिस्टेंसेस के साथ कनेक्ट है। तो मैंने देख लिया इस रेजिस्टेंस का एक वायर इससे कनेक्ट है, एक वायर इससे कनेक्ट है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ, तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है। आर आर आर, तो नेट आंसर आया 3R। और इसके बाद एक सर्किट बन गया मेरे पास, क्या ये तो एज इट इज रहे। अपूर्वा जी आपकी समझ आया? अच्छा, ये आ रहा है। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में क्योंकि एक वायर यहां से कनेक्ट आपस में और एक वायर यहां से कनेक्ट, तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल। पैरेलल में मैंने कहा था नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट ऊपर रखेंगे और उनका सम, ऊपर आया 3R² और डिनोमिनेटर में आया 4R। एक R से एक R कैंसिल, तो R डैश मेरे पास आया 3R/4। ये यहां तक का कंप्लीट। अब यहां आ जाओ, नेक्स्ट सर्किट बन गया है R R 3/4R, R 2R। तो जो बिल्कुल नेट आंसर आया जो लास्ट में आपको लिखेंगे 2R + 3/4R। यहां तक आ गया समझ? अब ये कितना हो गया 8 और 3 16 कर जरा जल्दी, 2.75R। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि वहां लिखा हुआ है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये आप खुद सॉल्व करेंगे जल्दी। फिर एक चीज दिखाऊंगा, जादू जादू दिखाऊंगा, फिर जल्दी करो। कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन फिगर। भाई से पोज कर भाई वीडियो को। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें अगर 5 लिखा होगा ऐसे क्वेश्चनों में,
तो आप डायरेक्ट यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जहां आर था, डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल लेंगे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में। मान लीजिए ये सीरीज आ गई आपके पास 4 तक या 5 तक या 6 तक या 7 तक, तब क्या करना है जी? तब देखिए जरा क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में ये एक सीरीज बनेगी, आर रेजिस्टेंस ये बनेगा और आर ये, और एक रेजिस्टेंस ये होगा जिसके बाद ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। किसमें कनेक्ट होगा? तो मतलब इस डॉटेड लाइन से इस तरफ का जो भी नेट आंसर होगा वो 1 से कम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? किससे कम होगा? 1 से कम होगा। ये तो सभी को क्लियर है, 1 से कम होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखोगे कि 2 और 3 के बीच का ऑप्शन क्या है। 2R और 3R के बीच का ऑप्शन क्या है? ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा, चाहे कितनी भी लंबी सीरीज क्यों ना हो। जादू अच्छा लगा? आगे समझ? चाहे 10 होते, चाहे 20 होते, चाहे कितने भी होते, तो आंसर हमेशा 2R और 3R के बीच होता। जैसे कि ये आया, बल्कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों में 2.5R से लेकर के 2.85R के बीच ही आंसर आ जाता है। आगे समझ? 100% समझ आ गया? पक्का? आपकी समझ आया? जब घर बैठ कर आप अध्ययन करेंगे ना इस चीज का तो समझ ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक है जी मोबिलिटी, और मोबिलिटी को आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसी टेक्ट को आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा सकें। जहां ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है या होल्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। अनमोल समझ आ? मोबिलिटी क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। कंडक्टर के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। आगे समझ? स्पीड उसके इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हो जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आ गया और उस कांस्टेंट को कहा जाता है मोबिलिटी, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। 100% समझ आ गया? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो कितना होगा वो? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा होगी तो एक फोर्स उसके ऊपर कितना होगा? ma। दोनों को मैंने बराबर रखा अंडर इक्विलिब्रियम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया E/m। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी का चेंज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, E/m एज इट इज। ये वो वेलोसिटी है जब कंडक्टर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस वेलोसिटी से अत्यधिक ज्यादा होती है, इसीलिए दोनों के डिफरेंस को लगभग v के बराबर मान लिया जाता है। समझ आ गया? तो घटा करके मैंने vd अपॉन टो लिखा, E/m। समझ आ? एक रिलेशन तो ये बन गया। किस किस के बीच बन गए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। 100% समझ आ गया? पक्का? एक क्या बन गया? इस ई को इसके डिनोमिनेटर में ले जा जरा। मेरे पास यहां बना E टो अपॉन m। अब यहां भी ले जाए इक्वेशन 1 पे। अब ये मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी यहां रखो। तो एक रिलेशन मेरे पास और बन गया क्या?
मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ई टो अपॉन एम. मोबिलिटी inversely proportional to the mass of the charge carrier and drift velocity is directly proportional to the mobility and current is directly proportional to the drift velocity. आप इसलिए यहां करके बैठे थे. कभी भी कंपटीशन क्लियर नहीं हुआ करता, एक कंसेप्ट पढ़ा और वो एक क्वेश्चन में लग गया, कभी जिंदगी में नहीं क्लियर होने का. कंसेप्ट वो जो हर तरह के क्वेश्चन में लग जा. समझ आ गया? चार्ज कैरियर का मास ज्यादा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी पर डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो भी कम हो जाएगी और करंट भी कम हो जाएगा. बेहतरीन क्वेश्चन आया क्या, एक प्रोटॉन ज्यादा करंट पैदा करता है या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन का मास 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, तो मोबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन की 1836 प्रोटॉन्स के बराबर होगी. एक अकेला इलेक्ट्रॉन 1836 प्रोटॉन जितना करंट पैदा कर देगा. तो करंट ज्यादा कौन पैदा करता है? प्रोटॉन. अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट 9 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा मोबिलिटी होल्स की होती है या इलेक्ट्रॉन्स की होती है? एक होल को कंपेयर किया जाता है प्रोटॉन से, तो मान लिया जाता है कि होल का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा होता है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1836 होल्स के बराबर होती है. तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन 1836 होल्स के बराबर करंट पैदा करता है. आगे समझ. एक यहीं से एक बेहतरीन दमदार क्वेश्चन निकलता है, क्या कंडक्टिविटी एन टाइप सेमीकंडक्टर की ज्यादा होती है पी टाइप? एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, मास कम होने से मोबिलिटी ज्यादा होती है, मोबिलिटी ज्यादा होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण करंट ज्यादा होता है. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है. इसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर और सबसे कम कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की होती है. लेकिन इलेक्ट्रिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर तीन के तीन न्यूट्रल होते हैं. ऐसा क्यों? एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और प्रोटॉन्स कम है, बल्कि इसका मतलब ये है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और वैकेंसी कम है. कंसेप्ट क्लियर? एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन की शीट के अंदर कोई एटम ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इतने ही प्रोटॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन. और जर्मेनियम भी एटम से मिलकर के बना है, ये भी न्यूट्रल है. और न्यूट्रल में न्यूट्रल ऐड कर दिया, एटम न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही तो रहेगा. आगे समझ. ये बेहतरीन क्वेश्चन है. समझ आया जी? कोई दिक्कत यहां तक? तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, विच हैज मोर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. ठीक है, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन हैज मोर मोबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप वीडियो देखकर नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा वीडियो से. इसके बाद आप सैंपल पेपर उठाएंगे, कोई भी जो मर्जी, ठीक है, वो सैंपल पेपर उठाओ, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर दो 10-12. ठीक है. जिनके पास बुक है जो मैंने लगवाई हुई है डीसी पांडे, उस बुक के चेक पॉइंट सारे कर लो. चेक पॉइंट आप देखेंगे सब कुछ नोट से मिल गया, सारे चेक पॉइंट कर दो. ठीक है जी, समझ आ गया? ठीक है. अब इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. समय बताइए जरा क्या होगा. तो अभी 10 मिनट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अच्छे से हो जाएगा. कल फिर सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के. परसों आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सही शुरू हो जाएगा. देखो जी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन.
एक सेल ली मैंने, उससे अगली सेल कनेक्ट कर दी, उससे अगली सेल कनेक्ट कर दी, इसे मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने मान लिया n सेल ऑफ इक्वल ईएमएफ E and equal internal resistance R are connected in series such as their opposite terminals are connected with each other। और इस पूरी सीरीज के साथ एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है मैंने, जिसका रेजिस्टेंस कितना है। अब ध्यान देंगे आप, नेट ईएमएफ किसके बराबर होगा। नेट ईएमएफ E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E NE के बराबर होगा। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R एन R के बराबर होगा। अब नेट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमेशा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है। किसमें होता है, चाहे सेल का कॉम्बिनेशन पैरेलली क्यों ना हो, यहां तो सीरीज है चलो, चाहे पैरेलली क्यों ना हो, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस, तो नेट करंट कितना हुआ, नेट ईएमएफ अपॉन नेट। अब यहां से थोड़ा सा कंपटीशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक सवाल आया, हम सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन कब प्रीफर करते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, फॉर मैक्सिमम करंट मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन तब बनाया जाता है जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ना के बराबर हो, बहुत छोटा हो। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया। जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज मिनिमम, देन टू फाइंड मैक्सिमम करंट वी कनेक्ट द सेल इन द सीरीज। समझ आ गया। इसके बाद एक बेहतरीन केस क्या, मान लीजिए आपके पास सिर्फ दो ही सेल है और दोनों सेल इस तरीके से कनेक्ट हैं कि उनके अपोजिट पोटेंशियल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जैसे कि मैंने फिगर में बनाया है। यहां नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों का ईएमएफ ऐड कर देंगे, सॉरी नेट ईएमएफ, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसका R1 है, इसका R2 है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस। कंसेप्ट क्लियर। लेकिन अगर सेल के लाइक पोटेंशियल एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 और एक का R2 है, और एक का ईएमएफ E1, एक का E2 है, अगर E2 ज्यादा है E1 से, तब नेट ईएमएफ होगा हमेशा E2 माइनस E1, लेकिन नेट रेजिस्टेंस हमेशा R1 प्लस R2 ही रहेगा। तो कभी भी लाइक पोटेंशियल सेल के कनेक्ट नहीं किया करते, क्योंकि नेट ईएमएफ कम हो जाता है और रेजिस्टेंस एज इट इज रहता है क्या समझ, और करंट भी आपको कम मिलता है। तो हमेशा सेल से बैटरी बनाने के लिए सीरीज में सेल को जब कनेक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, अब यहां तक लिखिएगा, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पर चलते हैं फास्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी क्या सत्संग चल रहा है, पढ़ाई तो रहा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर एक सेल यह है, एक यह है और एक सेल यह है, और इस तरीके से n सेल है, इसका ईएमएफ E, इसका ईएमएफ E, इसका ईएमएफ E, इसका ईएमएफ E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और एक लोड रेजिस्टेंस है R। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे, नेट ईएमएफ हमेशा E रह जाता है। देख मैं ना बहुत बिना किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बता दूंगा, तू है एक मिनट।